और मिलेंगे ऑन दी अदर साइड। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो तमाम चीज़ें जिससे आप अपने इंटरनेशनल ट्रैवल को महफूज रख सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपने ट्रैवल को हैसल फ्री और स्मूथ बना सकते हैं। खड़ी है आगे, सामान लोड हो रहा है उसमें। मैं हूं अहमद जमशेद। आई हैव ओवर 17 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस। इस दौरान मैं काफ़ी सारे मुल्कों में जा चुका हूं और अगर आपको कोई भी सवाल हो ट्रैवल के हवाले से तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूं। इस वीडियो के आखिर में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज मैं पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक का सफ़र कर रहा हूँ, तो ये सफ़र भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसी के साथ साथ आपको गाइड भी करता जाऊँगा। ये बात अपने दिमाग में गिरह की तरह बांध लें कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल को स्टार्ट करने से पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा का होना लाजमी है। ये आपके वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। चेक इन तो स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और काफ़ी रश लगा हुआ है यहाँ पे क्यू में, तो चलें क्यू में लग जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जा रहे हैं तो आपने कम से कम 3 घंटे पहले अपने घर से निकलना है, ताकि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकें कि वहाँ पे आप अपनी ज़ाहिर चेक इन, इसी तरह से सिक्योरिटी क्लियरेंस और तमाम चीज़ों को वक्त पर कर सकें। जिन एयरपोर्ट्स के ऊपर मस्जिद होती है वहाँ पे बड़ा सुकून मिलता है। जब भी आपका नमाज का टाइम मिले आप नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद अपनी जगह पे चले आएँ तो बड़ा मुझे इससे रिलैक्सेशन मिलती है। तो यहाँ पर भी प्रेयर रूम था, यहाँ पे मैंने पढ़ ली नमाज़। अब चलते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी को वीज़ा की ज़रूरत होती है, किसी के पास वीज़ा ऑन अराइवल होता है। इसी तरह से अब ई वीज़ा भी अवेलेबल है किसी कंट्रीज़ के लिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तवील होने के साथ साथ थका देने वाली भी होती हैं, तो आपने अपनी जब फ़्लाइट को बुक करना है तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि आपकी फ़्लाइट कनेक्टिंग है या आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है। डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स जो होती हैं वो आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आती हैं टाइमिंग के हवाले से। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में किसी भी एक मिडिल ऑफ द ग्राउंड आपको उतरना होता है, अपनी जर्नी के दौरान अपने प्लेन्स को चेंज करना होता है। इस दौरान अगर आपके हाथ में आपका हैंड कैरी बहुत ज़्यादा होगा तो आपको ट्रबल हो सकती है अपने सफ़र के दौरान। ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी चलना होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना होता है। अपनी जर्नी को स्मूथ और हैसल फ्री बनाने के लिए अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान चेक इन बैगेज में दे दें। उसके बाद क्या होगा कि आपके हाथ में सिर्फ आपका लैपटॉप या फिर आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी बैग पैक में अपने साथ एज ए हैंड कैरी लेके जा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है और आपके पास एक हैंड कैरी है और आपके पास एक बैग पैक है, तो इस सूरत में आपने इन तमाम चीज़ों को अपने साथ ही प्लेन में ले जाना है। उसकी वजह क्या है कि जब आप वहाँ से आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो आपको बैगेजेस क्लेम में नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ से आप अपने सामान को डायरेक्ट ही वहाँ से एग्जिट पर ले जा सकेंगे और आपको वहाँ बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बैगेजेस क्लेम में। और इसी तरह से आप अपने किसी भी लॉस प्रॉपर्टी से भी बच सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बैगेजेस लॉस भी हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट बैगेजेस अपने साथ ही ले जाएंगे तो आपको लॉस प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा। इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे अगर आपके सामान को रोका गया और उसको खोला गया या चेक करवाया गया तो सबसे पहला सवाल आपसे जो किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि ये सामान आपने खुद बैग किया है और इस सामान में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी हैं। तो इसके जवाब से बचने के लिए सबसे पहले आपने जो अपने सामान को पैक करना है वो आपने खुद पैक करना है या अपने आँखों के सामने पैक करवाना है। इसी तरह से अगर आपको कोई भी इंसान आपको कोई गिफ्ट देता है, पैक्ड चीज़ें देता है कहीं पे ले जाने के लिए, तो आपने उनसे ये गुजारिश करनी है कि कोई भी सामान पैक करके ना दें। वो तमाम सामान खोल के ही देंगे और आप अपने हाथ से खुद अपने सामान में पैक करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या चीज़ पैक की है और आप अपने सामान में क्या ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई थर्ड पर्सन आपको कोई चीज़ देता है और वो इलीगल होती है या वो किसी भी कंट्री में अलाउ नहीं होती तो ऑन अराइवल आपको जुर्माना भी हो सकता है या आपको कोई सज़ा भी हो सकती है। किसी भी कंट्री में अराइवल से पहले उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन को जान लेना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस कंट्री में कौन सी चीज़ों को ला सकते हैं और कौन सी चीज़ें वहाँ पे ले जाना पे पाबंदी है। जस्ट लाइक कुछ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आप मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेके जा सकते। कुछ कंट्रीज़ जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में आप फ्रेश हर्ब्स और सीड्स लेकर नहीं जा सकते। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ में आप ड्राइड मीट और ड्राइड फिश लेकर नहीं जा सकते। ज़्यादातर कंट्रीज सिर्फ टिन्ड पैक्ड चीज़ें ही अलाउ करती हैं। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी
एलर्जी, अगर आपको कोई एग एलर्जी है या आपको कोई नट एलर्जी है, इसी तरह की कोई एलर्जी है, तो आप अपनी फ़्लाइट को बुक करते वक्त अपनी एयरलाइन को ज़रूर बता दें ताकि वो आपको जब कोई फूड सर्व करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बीच में रुक कर प्लेन को चेंज करना होगा। जैसे अगर आप पाकिस्तान से अगर यूरोप की तरफ जा रहे हैं तो आपने दुबई में स्टे करना होगा, वहाँ से प्लेन को चेंज करना होगा। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहे हैं तो आपने हो सकता है सिंगापुर, हांगकांग या थाईलैंड में कहीं पे स्टे करना हो। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने अपना गेट ढूंढना है। जो आपको बोर्डिंग पास मिला होगा उसके ऊपर गेट नंबर लिखा होगा, आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पर जल्द से जल्द उस गेट पर पहुँचे, क्योंकि कभी कभी फासला बहुत लंबा होता है और अगर आप किसी शॉपिंग में या किसी दूसरी एक्टिविटी में लग गए तो आप अपने गेट की टाइमिंग को मिस कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी फ़्लाइट को भी मिस कर सकते हैं। तो जहाज़ से लैंड कर दिया टाइम पे, अब उसके बाद अब कनेक्टिंग लेनी होगी यहाँ से। तो अब गेट नंबर 15 पे आया, आई थिंक चलते हैं गेट नंबर 15 पे। 2 आवर्स का गैप है बस। जब आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं तो उस कंट्री में आपको दोबारा से सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना होता है। आपके सामान को सिक्योरिटी से गुजारा जाता है और चेक किया जाता है। तो आपने उस ड्यूरेशन में कोई ऐसी चीज़ परचेज़ नहीं करनी, कोई सामान में ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी या किसी से कोई भी चीज़ लेकर अपने सामान में नहीं रखनी। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज़ के अपने रूल्स हैं। अगर आप ड्यूटी फ्री से भी कोई चीज़ लेते हैं और उस कंट्री के अंदर वो अलाउ नहीं होती तो आपको चाहिए कि वो ड्यूटी फ्री पर से भी परचेज़ ना करें। जस्ट लाइक अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गई, वो आपको अपने साथ लेकर कैरी नहीं करना है। अगर आप ड्यूटी फ्री से कोई गिफ्ट परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपने हैंड कैरी के सामान को मिनिमम रखें, क्योंकि जो सामान आप ड्यूटी फ्री से परचेज करेंगे वो भी आपके हैंड कैरी में ऐड हो जाएगा और आपका सामान आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मोबाइल फ़ोन वैसे यहाँ पे लोग ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर ड्यूटी फ्री पे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे टैक्स भी नहीं होता यूएई में। तो ये एडवांटेज, यहाँ पे थोड़ा लोग आते हैं यहाँ पे ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर लेते हैं, तो दिस इज़ एडवांटेज। किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवल के दौरान आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका कैश हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और जितना भी आपका लगेज है। ज़ाहिर है हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके सामान की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और अगर वो लॉस्ट की सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा डैमेजेस भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी अपनी लेके जा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आजकल बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल होती है। इसमें आप अपनी हेल्थ को भी कवर कर सकते हैं और अपने तमाम लगेज को और तमाम बिलोंगिंग्स को उसमें कवर कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी अपनी ही शूटिंग चल रही है एयरपोर्ट के ऊपर, किसी चीज़ की मार्केटिंग या समथिंग। जब आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पर जाएं तो आप ये जाहिर ना करें कि मैं पहली दफ़ा सफ़र कर रहा हूं या मैं बिल्कुल न्यू हूं ट्रैवल में, क्योंकि बहुत से लोग अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं, वो आपसे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके सामान को आगे पीछे कर सकते हैं, आपको बहका सकते हैं, इसी तरह से आपको कुछ देकर सुला सकते हैं। इसीलिए ट्रैवल के दौरान आपने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम किसी के साथ स्पेंड नहीं करना है। आपने अपने सामान को अपनी आँखों के सामने रखना है। बहुत ज़्यादा कैश अमाउंट अपने साथ कैरी नहीं करना है। अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जाना है। इंटरनेशनल ट्रैवल का एक्सपीरियंस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपको बहुत सारे लोगों से मिलाता है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिलता है। इसी तरह के मुख्तलिफ तरह के लोगों को देखने का मौका मिलता है, कल्चर्स को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। लेकिन हमने एक चीज़ को ज़रूर याद रखना है कि जब हम भी किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं तो यहाँ फैमिली सिस्टम होता है, बच्चे बड़ों के साथ हम अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। लेकिन बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं होना है, ख़ास तौर पे बच्चों से बहुत दूर रहना है और किसी भी बच्चे से सलाम दुआ या हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी है। ख़ास तौर पे अपने सफ़र के दौरान बस अपने काम से काम रखना है और अपने सफ़र पर तवज्जो देनी है। एरोप्लेन में सफ़र करते वक्त उसके अपने SOPs होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो आपने यहाँ पर किसी से इंगेज नहीं होना, किसी बहसों मुबाहिसा में नहीं पड़ना और किसी तरह की हीटेड आर्गूमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसकी वजह यह है कि इस सिचुएशन में जो भी ऐसे लोग होते हैं उनको ऑफ बोर्ड कर दिया जाता है और जहाज़ से निकाल दिया जाता है और उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो। जब आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरफ जाना होता है। अपने पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर दिखाना होता है। तो वहाँ पर आपने अपने आप को नॉर्मल शो करना है,
है, सारी चीज़ों को आपने दिखा देना है। उसके बाद अपने अपने बैगेजेस क्लेम की तरफ जाना होता है। तो सबसे पहले अपने बैगेजेस क्लेम में अपने बेल्ट को रीड करना है स्क्रीन के ऊपर कि आपकी एयरलाइन का बेल्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयरलाइंस आती हैं और आपको अपनी बेल्ट को ढूंढने में ही बहुत देर लग जाएगी और आपका सामान वहाँ पे लॉस्ट भी हो सकता है। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने स्क्रीन पे जाना है और अपने बेल्ट को चेक करना है और उस बेल्ट के ऊपर आपने पहुँच जाना है। इस तरह से आप अपने सामान को बाहिफाजत वर वक्त हासिल कर सकेंगे। आई होप कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ट्रैवल के हवाले से कवर कर ली हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूं अहमद जमशेद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।